जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों कल आपकी परीक्षा है नवोदय की और आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको बता देता हूँ जो कि परीक्षा में आपको काम आ सकते हैं। तो हम लोग टॉपिक वाइज देखते चले जाएंगे और उन शब्दों को भी देखेंगे जो हमें परेशान करते हैं, क्योंकि जो सवाल होते हैं वो उसमें शब्द आधारित होते हैं, तो उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर देखिए, आसान भी चीज़ें रहेंगी, कठिन भी रहेंगी, तो पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। अंकित मान या जातीय मान, फेस वैल्यू से इंग्लिश में कहते हैं। तो जो भी संख्या लिखी रहती है, अगर कोई बोले कि 2 का अंकित जातीय मान क्या है, तो केवल 2 ही होगा। जो संख्या लिखी रहती है वही होता है, ठीक है। 4 का अंकित या जातीय मान या फेस वैल्यू क्या होगा, तो 4 ही होगा, ठीक है। वहीं स्थानीय मान में अंतर है, जैसा आप जानते हैं। अगर मैं बोलूँ 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 लिखेंगे। कितनी संख्याएं हैं उसके बाद में राइट साइड देखेंगे 2 संख्याएं हैं, तो 2 जीरो हम दे देंगे। तो ये आप चीज़ें पहले से जानते हैं। तो बस एक रिवीजन के तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से सवाल आ सकते हैं, और जो बच्चे नहीं जानते रहेंगे वो देख लेंगे। पूर्ववर्ती के लिए वर्ड रहे या प्रीडेसर रहे, तो आपको पता है एक माइनस करना है, एक घटा देना है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखिएगा, कभी कभी सवाल आता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 घटा दिया जाए तो क्या मिलेगा। सबसे छोटी संख्या में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 घटा दिया जाए तो हमेशा 3 अंक की बड़ी संख्या मिलेगी, उससे 1 कम ले लीजिएगा। जैसे आ जाए कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से अगर 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा। भाई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिलेगी, तो 6 बार आपको 9 याद रखना है। मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे तो टाइम लगेगा। तो ये कुछ चीज़ें जानने से हम तुरंत इस सवालों को कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें समय जो है बचा कर चलना होता है। दूसरा उत्तरवर्ती यानी कि सक्सेसर, इसमें हमेशा क्या करना होता है, एक जोड़ना होता है। ये क्लियर हो गया। आरोही क्रम आपको पता होगा, बढ़ता हुआ क्रम होता है, ठीक है। आरोही आपका घटता हुआ क्रम होता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पे अभी हम नहीं जाएंगे। और इसके बाद रोमन नंबर का ऐसे आया नहीं है, लेकिन ये चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो रोमन नंबर में इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपके सामने है। इनको एक को हम आई लिखते हैं, 2 के लिए डबल लाइन है, 3 आई लिखेंगे। 4 के लिए पहले हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, और 5 में से अगर लेफ्ट साइड लिखते हैं तो उसको घटाया जाता है, राइट साइड लिखते हैं तो उसको जोड़ा जाता है। इधर घटाया इधर जोड़ा जाता है। तो ये देखिए 4 हो गया, ये 5, फिर 6 7 8, 5 लिखा हमने, 5 में हमने 3 प्लस किया तो ये 8 हो गया। वैसे ही देखिए 10 है, ठीक है। 10 में से 1 घटाएंगे, इधर को मान लीजिए इधर प्लस करते हैं, तो वैसे ही इधर लिखे तो 9 हो गया। और एक्स लिख के अगर आई हमने लिख दिया तो 11 हो गया। वैसे ये 12 हो गया, ठीक है। तो ये क्रम चलता है। 15 के लिए हमने 10 लिखा, फिर 5 लिखा, 5 के लिए ये सिंबल आपको पता है। और वैसे ही देखिए 50 के लिए एल लिखते हैं। 40 लिखना हो तो इसमें से 10 घटा देते हैं, ठीक है। अगर 60 लिखना हो तो 50 लिखेंगे, 60 हो गया। फिर ये देखिए 70 हो गया, फिर ये 80 हो गया, ठीक है। फिर आती है 100 की बारी। 100 के लिए सी है वर्ड, ठीक है। 90 लिखना हो तो इसमें से इधर लिख देंगे तो 10 घट जाएगा। 110 लिखना हो तो इधर लिखेंगे, ठीक है। तो 120 लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। वैसे ही 500 के लिए डी है। 400 के लिए क्या करना है, डी लिखकर 100 घटा देना है। इधर लिखेंगे तो हमेशा लेफ्ट साइड 100 घटता है। 1000 के लिए एम है। 5000 के लिए अगर वी लिख के हमने डैश दे दिया तो 5000 हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग जानते हैं। और प्राकृतिक संख्या आपको पता ही है, पूर्ण संख्या आपको पता ही है, सम संख्या आपको पता है जो 2 से भाग हो जाए, विषम संख्या जो 2 से भाग ना हो, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर वो हैं जो कि 2 से ज़्यादा संख्याओं से कटते हैं, ठीक है। जैसे कि 4, 4 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। मतलब 2 से ज़्यादा से हो गया कि नहीं हो गया। एक तो एक स्वयं, एक दूसरी संख्या, तब वो भाज्य में आती है। अभाज्य संख्या केवल खुद से कटे और 1 से कटे, तो अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या ये जरूर याद आपको होनी चाहिए कौन कौन सी है, इससे सवाल 100% आएगा, ठीक है। और ये मैंने बता दिया n अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या लिखने का वही तरीका, 1 लिखिए। 6 अंक की छोटी संख्या है तो 1 लिख के, 6 है तो 1 घटा के उतने जीरो डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये करते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, 2 सम तथा अभाज्य है, ठीक है। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या है। तो मोबाइल नंबर के थ्रू आप याद रखिएगा इसको, 4422322321, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे तो आपको ये जरूर याद रखना है 1 से 10 में कौन कौन से, 11 से 20 में, फिर यहाँ से
पूरी रेंज आपको याद होनी चाहिए। सवाल कैसे आएगा कि 50 और 80 के बीच में जितनी अभाज्य संख्या उनका जोड़ क्या होगा, उनका जोड़ क्या होगा। ठीक है, तो अब जितनी अभाज्य संख्या आप निकालेंगे तो नहीं अलग से भाग कर करके सबको कि भाई कौन कौन सी है, तो याद रहेगा तभी तो कर पाएंगे। ठीक है, तो कुल आपकी 25 है। 1 से 50 के बीच में कुल अभाज्य संख्या 15 है। 75 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या कुल 4 है। ठीक है, 81 और 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग, ऐसा ये सवाल आया हुआ है तो हमने जोड़ा, हमने बता दिया। ठीक है, तो बोल देगा कि देखिए सवाल बदल के कैसे आएगा कि इनका जो योग है उसका वर्गमूल कितना होगा, उसका वर्गमूल कितना होगा। तो कुछ भी इस तरह से सवाल बदल के आ सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला देखिए कॉन्सेप्ट, ये आना आना है, इसमें कुछ भी बदल सकता है। जैसे इसमें कर देंगे 1000, 7000, 7000 और इसको दहाई रहने देंगे, इसका जोड़ क्या होगा भाई 7000, आपको पता है 7000 हमने लिखा, दो दहाई, दहाई मतलब 10 होता है, 2 10। ठीक है, तो 20 हो गया, 5 इकाई तो 5 लिख लिया, इसका जोड़ क्या होगा। तो कुछ भी ये जो शब्द हैं, कुछ भी 22 कर देंगे, 25 कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, 220 225 दहाई कर दिए मान लीजिए। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, उसको दहाई की जगह हमें 10 लिख के इसको गुणा कर देना है, तो 2250 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 2 सैकड़ा 5 इकाई दिए, 2 सैकड़ा मतलब 200, 5 इकाई मतलब 5। ठीक है, तो इस तरह से सवाल आपके बदल के आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी पर देखिए जो सवाल हैं आपके नवोदय के आए हुए हैं, ये तो ऑलरेडी मैंने लाइव क्लास के वीडियो में आपको बताया हुआ है, आप जानते भी हैं, और इसी तरह के सवाल आएंगे इस पर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संख्याएं। तो ये जो आप सब कुछ जानते हैं, तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट है n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अगर कोई सवाल आ जाए कि 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, तो यहाँ अंतिम संख्या 200 गुणे अंतिम संख्या प्लस 1, तो 201 बटे 2। ठीक है, ये हो गया, और ये आपका 201, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिए, देखिए तुरंत ही योग निकल आया कि नहीं याद आया। ठीक है, अगर जैसे हमें जोड़ना हो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, भाई आप लिख के जोड़ेंगे, सभी को लिखेंगे, सबको जोड़ेंगे तो समय लगेगा, और अगर आपने फॉर्मूला लगा दिया तो देखिए ये तुरंत आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 10, 10 प्लस 1 11, ये 55 आ गया तुरंत। ठीक है, वैसे ही देखिए n सम संख्याओं का योग, सवाल आ गया जैसे आपके सामने 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा। सबसे पहली बात कि कितनी सम संख्या, इसी को देख लीजिए, इससे आप समझ जाएंगे 1 से 10 के बीच में आपकी कितनी सम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लें 1 2 3 4 5, कुल 5 सम संख्या हैं और 5 हमारी विषम संख्या हैं। क्लियर है, तो सवाल आ गया 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग, तो केवल सम संख्या का हमें योग करना है। तो कुल कितनी सम संख्या भाई, 10 में जब आधी थी 5 थी, वैसे ही 50 में कितनी होंगी, 25 होंगी। अब फॉर्मूला हमें यही लगा देना है, n गुणे n प्लस 1। ठीक है, तो आपका 25 सम संख्या है, 25 प्लस 1 कर लीजिए 26, 25 और 26 को गुणा कर लीजिए 650। वैसे ही n विषम संख्याओं का योग, तो n के घात 2, इसका मतलब जो संख्या रहेगी उसको n गुणे n करेंगे। तो 1 से 20 तक की विषम संख्या कितनी होंगी, 10, तो 10 का वर्ग निकालने कितना आएगा, 100। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, आपको काम आएगा परीक्षा में। ठीक है, बाकी भाग वगैरह आप लोग जानते हैं, और ये विभाज्यता का नियम आपको पता है, कोई भी संख्या के आखिरी में अगर 0 2 4 6 8 आ रहा है तो वो संख्या विभाजित होगी। ठीक है, वैसे ही देखिए 3 का बड़ा आसान है, संख्याओं को जोड़ लीजिए, संख्याओं को जोड़ लीजिए, अगर वो 3 से भाग हो रही है तो 3 से भाग वो संख्या होगी, कोई बड़ी संख्या आ गई, कोई बड़ी संख्या आ गई। ठीक है, और पूछे मतलब 4 ऐसी ऑप्शंस दे दिए आपको परीक्षा में, बोलेंगे 3 से कौन सी संख्या भाग होगी, तो आप क्या असली में भाग तो करने नहीं जाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे, सब संख्याओं को जोड़ लेंगे और देख लेंगे 3 से कौन सा भाग हो रहा है। क्लियर है, 4 के लिए क्या करना है, अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त होंगे, मान लिए कुछ भी है, 7 5 6 1 1 3 4 1 6। ठीक है, आखिरी की 2 संख्या बस आपको देखना है, क्या वो 4 से भाग हो रही है, हाँ हो रही है, तो ये संख्या 4 से भाग होगी। क्लियर है, या तो आखिरी के 2 अंक क्या हो, आपके 0 हो। क्लियर है, 5 के लिए आसान है, आखिरी में 5 या 0 होना चाहिए। 6 के लिए नियम क्या है कि 2 और 3 दोनों से हो, 2 से देख लीजिए भाई आखिरी अंक, और 3 से आप जोड़ के देख लीजिए तो 6 से विभाजित होगा। ठीक है, और 9 के लिए देखिए वही नियम है,
8 के लिए देखिए वही है, आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक या तो 8 से विभाजित हो या कि आखिरी के 3 अंक आपके 0 हो तब भी हो जाएगा। 9 के लिए वही है, अंकों को जोड़ लीजिए, 9 से अगर भाग हो रहा है तो होगा। 10 के लिए तो बड़ा आसान है, आखिरी में 0 ही होना चाहिए। 11 के लिए सम और विषम स्थानों का अंतर जो है या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। तो ये सब मैंने बताया, आज बस मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इकाई तत्व या तत्समक जोड़ की संक्रिया के लिए 0 तथा गुणा की संक्रिया के लिए 1 को इकाई तत्व या तत्समक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं। सिंपल सा यस नो का क्वेश्चन सत्ता सत्य का होता है, वो गलत कराते हैं, ठीक है। शून्य के गुण, किसी संख्या को शून्य को जोड़ने अथवा घटाने पर उस संख्या का मान अवर्तित रहता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। शून्य से अगर भाग देते हैं, किसी संख्या से शून्य में भाग देने पर भागफल शून्य होता है, जबकि शून्य से किसी संख्या को भाग देने पर वह अर्थहीन होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। मतलब 0 जो है किसी संख्या को भाग नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन 0 का देखिए 6 0 से 0, ठीक है, तो भाग हो गया ना, क्योंकि अगर 6 से हम 0 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसको आप समझिएगा, ठीक है। एक और चीज़ है, घात वाले नियम में याद रखिएगा, कोई भी संख्या है अगर उसके ऊपर 0 है तो हमेशा उसका उत्तर 1 होगा। कोई भी संख्या इसकी जगह हो सकती है, आपके सामने ये उदाहरण है। 1 का गुण आप जानते हैं, ये देखिए इस तरह का सवाल आया था, अगर -1 के ऊपर घात जो है इवन है, सम है, क्या है, कोई सम संख्या है, तो उसका मान हमेशा प्लस में होगा। और यही अगर विषम संख्या है या तो आपका ऑड नंबर है तो ये हमेशा माइनस होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हम लोग और समझ लें। इस टॉपिक के आए हुए सभी प्रश्नों को मैंने कराया हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट जाकर मेरे चैनल पर ज़रूर देखें, और सभी के शॉर्टकट्स देखिए। इस तरह के सवाल आएंगे, इस तरह के सवाल जो है आएंगे, बदल के आएंगे, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका गुणज एवं गुणनखंड, फैक्टर एंड मल्टीपल, ठीक है। तो गुणनखंड या अपवर्तक फैक्टर कैसे कहते हैं, किसी दी गई संख्या में जितनी संख्याओं से पूरा पूरा भाग दिया उन सभी संख्याओं को दी गई संख्या का ये कहते हैं। जैसे 36 है, 36 का हमने लसा विधि से निकाला, तो भाई इसको कौन कौन काट सकता है, 1 2 3 4 जो भी संख्याएं इसको भाग दे सकती हैं वो सभी उसके क्या हैं, गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर हैं या अपवर्तक हैं, ये वर्ड भी याद रखिएगा। तो गुणनखंडों की कितनी संख्या हो गई, आता है सवाल कि 75 के गुणन कितने गुणनखंड हैं या इसके कितने गुणनखंड है, तो आपको ऐसे ही निकालना है कि जो इसको भाग दे दे, ठीक है। आसान तरीका क्या है, 36 लिखिए, ठीक है। अब आपको लग रहा है हाँ ये आखिरी का अंक 2 से कटेगा, 2 1 2 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 9 18, फिर ये 9 3 से कटेगा, 3 3 9, ठीक है। आखिरी में 1 आ गया। तो भाई कौन कौन सी संख्याएं काट रही हैं, 1 है, 2 है, 2 बार 2 है, 3 है, ठीक है। तो इसके अलावा आप इसको देखिए आपस में गुणा कीजिए, 3 3 9, देखिए 9 है, यहाँ से गुणा कीजिए, 3 2 6 6 है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आप 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो आपस में संख्याओं को गुणा करके भी ये पूरे जितने गुणनखंड हैं वो आपके निकल जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी संख्या होती है उसका ठीक आधा भी होगा, खुद भी संख्या होगी, उसका आधा भी होगा। आधे के बाद किसी संख्या को आप सर्च मत कीजिएगा कि भाई और किससे हो जाएगा, आधे पे आ गए तो छोड़ दीजिएगा। और आपस में संख्याएं जो आई हैं, ये देखिए 2 2 4, 4 3 12 12 है, 3 3 9 9 है, 3 दूनी 6 6 है, 2 दूनी 4 4 है। तो आपस में संख्याओं को गुणा करके भी ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड अथवा समापवर्तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका 4 है। तो ये सब टॉपिक मैंने यहाँ पर समझाया हुआ, तरीका देखिए इसका यहाँ पर दिया हुआ है। गुणज या अपवर्तक यानी कि मल्टीपल, तो इसका पहाड़ा बस पढ़ना है, ये आप जानते हैं, ठीक है। और ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जुड़वा आभास संख्या, मैंने वीडियो में बताया था कि ऐसी जो क्रमगत विषम संख्याएं जो कि जुड़वा आभास संख्या कहलाती है, 3 और 5, ऐसे कुल 5 4 या 5 है, मैंने बताया हुआ है उसको वीडियो में, ठीक है। 5 और 3 में देखिए अंतर कितना है, 2 का है, ठीक है। तो इस तरह से ये जुड़वा प्राइम नंबर कहलाते हैं। सहाभास संख्या वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल आता है और आएगा मुझे लगता है। ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनके अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सहाभास संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। 7 और 9 सहाभास संख्याएं हैं। एक और याद रखिएगा, अगर आप इनका
मौसा निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, अगर वो 1 आता है तब भी वो सभाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर फैक्टर निकाला था, ठीक है, जो गुणनखंड में केवल और केवल आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी, केवल क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे यहाँ पे देखिए केवल अभाज्य संख्या है, केवल अभाज्य संख्या, कोई और नहीं है। और यहाँ पे देखिए अलग अलग, ये अभाज्य नहीं है, बीच में मिक्स है, ठीक है। तो जब केवल अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में हो तो वो अभाज्य गुणनखंड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इसका निकालने का तरीका यही है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर सामने अभी एक बार करके दिखाया था। और इसी पे आधारित देखिए इसी तरह के सवाल आपके परीक्षा में आने वाले हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ। अब दशमलव के टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसका जोड़ और घटाना कैसे करते हैं, ठीक है। ये आसान है, लेकिन इसमें टिपिकल जो सवाल है वो बदलाव के साथ आते हैं कि इसको हम, ये किसके समतुल्य है। तो ये क्वेश्चंस इस तरह का कंफर्म आना है, तो मैंने लाइव वीडियोज़ में बताया हुआ है कि इनको कैसे करना है इन सभी सवालों को, ठीक है। और निकटतम वाला और सन्निकटन वाला, और ये देखिए ये इस तरह के सवाल कंफर्म है कि आएंगे, 100% आएंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। यही चीज़ पैसों के रूप में हो सकता है, जो कि दशमलव के रूप में हम करते हैं, या मापन से भी रिलेटेड हो सकता है। ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। भिन्न को दशमलव तथा दशमलव को भिन्न में बदलना, ठीक है। तो ये मैंने बताए हुए हैं। तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जो संख्या है, ठीक है, यह है, अगर हमें इसका दशमलव हटाना है तो संख्या को पहले लिख लीजिए, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा, दशमलव के बाद इधर देखिए कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 जीरो आ जाएगा। और ठीक इसके उल्टे, अगर यहाँ हमें दशमलव, इसमें से भी वही चीज़ है कि दशमलव हटाना है तो पहले आप संख्या को लिख लीजिए, दशमलव हटाए तो उसके बदले में नीचे 1 आ गया, कितनी संख्या है, 3 संख्या है, 3 जीरो हमने दे दिया। और आता है ना कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करिए, तो इससे हम कट्टम कुट्टा आपको कर देना है, आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह के सवाल आएंगे तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, ये ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। और कैसे भाग करते हैं दशमलव वाले, ये आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, और ये परीक्षा में बच्चों आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बच्चे परेशान रहते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, धारिता। तो ये लाइव वीडियो जो नवोदय की है पिछले साल वाली, उसको मैंने विधिवत इस टॉपिक को समझाया हुआ है, समय वाला। तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा, 1 घंटे में 60 मिनट, और उसी को 3600 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में 1/60 घंटे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 1 मिनट की दूरी 6 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। प्रत्येक घंटे में सुइयां एक ही दिशा में एक बार मिलती हैं, लेकिन 12 घंटे में 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार मिलती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं, लेकिन 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती हैं। AM का फुल फॉर्म है आपका एंटी मेरिडियन, अर्थात अर्धरात्रि से अगले अर्धरात्रि तक का समय 12 AM से 12 PM तक होता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। PM का पूर्ण रूप है पोस्ट मेरिडियन, अर्थात अर्ध दिवस, आधे दिन से अर्धरात्रि, मध्यरात्रि तक का समय 12 PM से लेकर 12 AM तक, ठीक है। बाकी कैलेंडर वाले प्रश्न आप जानते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। और कैसे जानेंगे कोई भी लीप वर्ष है कि नहीं, अगर वो 4 से वो वर्ष भाग हो जा रहा है तो लीप वर्ष होगा, ठीक है। जैसे 2025 अभी चल रहा है, ये लीप वर्ष नहीं है क्योंकि 4 से भाग नहीं होगा, इसका मतलब फरवरी में आपके 28 दिन होंगे। तो जो लीप वर्ष होगा उसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये और एक साधारण वर्ष में आपके 52 सप्ताह 1 दिन होता है, ठीक है। और लीप में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, ठीक है। किसी साधारण वर्ष का पहला तथा अंतिम दिवस समान होता है, ठीक है। प्रत्येक 8वें दिन अर्थात 7 दिन बाद वही वार आता है जो पहले दिन था। जैसे 1 तारीख को यदि सोमवार है तो 7 दिन बाद 8वें दिन फिर से सोमवार आएगा। तो एक कैलेंडर के प्रश्न में ये बच्चों आपको कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, ठीक है। बाकी आप महीनों में जानते ही हैं। और ये मापन का आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे से ऊपर, किलो, हेक्टो, डेका इकाई, डेसी, सेंटी, मिली, मिली, सेंटी, डेसी इकाई, डेका, हेक्टो, किलो। जब कोई भी मात्रा आपको बदलनी हो, ऊपर से नीचे अगर आप आ रहे हैं, कोई चीज़ किलो दिया हुआ 2 किलो है, उसको इकाई में क्या क्या आएगा आपका, लीटर, मीटर और ग्राम आता है। तो 2 किलोग्राम को अगर आपको ग्राम में बदलना है, कितनी सीढ़ी है, 1, 2 और 3 सीढ़ी है। 3 सीढ़ी मतलब 3 बार हम 10 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा 2 किलो। क्लियर है। लीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है इकाई में, ठीक है। वही अगर इधर जा रहे हैं तो उल्टा हमें भाग करना होगा। जैसे सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदलना, किस में बदलना, मीटर में। तो क्या करेंगे, 2 सीढ़ी है तो मतलब हम 2 बार 10 से भाग देंगे, यानी कि 100 से भाग देंगे,
ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसको आप याद रखिए कॉन्सेप्ट को, बाकी ये सब याद करने की ज़रूरत है नहीं। और ये वर्ग मीटर कन्वर्जन वाला है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये केल्विन स्केल पे इसको भी याद रखिएगा। अगर बदलाव के लिए आता है तो C इज इक्वल टू 5 इंटू F-32/9, ये फ़ारेनहाइट है, सेंटीग्रेड है। और केल्विन आता है निकालने के लिए तो C + 273 होता है। ठीक है बच्चों, वीडियो यहीं अंत करते हैं। उम्मीद है आपका कल का पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा। थैंक यू वेरी मच।